बच्चों यहाँ पे मैं एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इस साइड क्वेश्चन है और यहाँ पे एक बच्चे का पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, अगर हम देखें सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में सबसे पहले क्वेश्चन है गिव एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो टेस्ला होता है, ठीक है। देखो करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट में है डिफाइन करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा करंट अपॉन एरिया। देखो लिखा हुआ है दिस इज बाय जे इक्वल टू, जे से हम डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, तो जे इक्वल टू करंट अपॉन एरिया हो गया। थर्ड में देखें तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका सोर्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलेटेड चार्ज जो है बेटा, अगर एक्सेलेटेड चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वहाँ पे एक्सेलेटेड चार्ज जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखा है कैन एक्सेलेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो करेक्ट लिखा है इसने। डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिफाइन किया है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, करेक्ट लिखा है। इसके बाद है कि डिफाइन व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। पहले फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में पूछा गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है। तो हम जानते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप कंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। यहाँ पे उसको डिस्कस किया गया है। कंडक्टेंस नेक्स्ट में है व्हाट इज कंडक्टेंस। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट में है व्हाट इज मीन्ड बाय डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है बेटा, तो हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, जो इंट्रिंसिक फॉर्म होता है उसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं दिस इज नोन एज ए डोपिंग। तो ये देखो डिस्कस किया यहाँ पे। उसके बाद द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर। तो एसी में करंट और वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियाई विथ रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:29। सबसे पहले तो 1:29 नहीं है बेटा, ये 1:27 था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि देखो बच्चे ने दूसरी बात है कि आपसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास नंबर, नहीं मास नंबर का रेशियो नहीं, रेडियस का रेशियो पूछता है। ये मास नंबर का रेशियो गिवन है यहाँ पे एक्चुअली। ये जो 1:27 गिवन है ये मास रेशियो गिवन है आपको, ठीक है। और आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। बच्चे ने उसी तरीके से किया है। R = R0 a के पावर 1/3 है, तो पहले के लिए ये हो गया, दूसरे के लिए ये हो गया। यहाँ पे डिवाइड किया है दोनों को, R1/R2, R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/27 के पावर 1/3। सो दिस इज इक्वल टू रेशियो जो आ गया रेडियस का 1:3 आ गया, ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता, ठीक है, कि रेडियस का रेशियो निकालिए, मास रेशियो ऑफ मास नंबर निकालिए रेडियस का न्यूक्लियाई, रेडियस 1:27 गिवन है, तब ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा यहाँ पे 1/27 इक्वल टू दिस इज a1/a2 के पावर 1/3। तो दोनों तरफ क्यूब करते, इधर भी क्यूब करते तो इधर भी क्यूब करते, तो ये कट जाता है, तो a1/a2 इक्वल टू 1/27 के पावर 3 आता है यहाँ पे आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में जो है बेटा वो जो था वो जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग इसने सॉल्व यहाँ पे किया है। नेक्स्ट है स्टेट एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, जिसमें आपका कोई चार्ज है और वो चार्ज जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ में रखा हुआ है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर मूव करता है बेटा, तो जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे टोटल फोर्स इक्वल टू, देखो इसने बता रखा है कि F इक्वल टू FE + FM होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा इसको इस तरह से नहीं, हम इस तरह से दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया वेक्टर के टर्म में। सो F इक्वल टू Q × E + V × B ऐसे दिखाएं बेटा तो ज़्यादा बढ़िया है। मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं, ऐसे हम दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 A/s इंड्यूसेज एन EMF ऑफ 10 मिलीवोल्ट इन ए सोलेनॉइड, व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt होता है जो 2 A/s गिवन है, EMF 10 मिली वोल्ट गिवन है, तो 10 × 10⁻³ वोल्ट हो गया। एंड E = L di/dt होता है, तो L की वैल्यू यहाँ से निकल गई। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ AC एंड एवरेज RMS वैल्यू ऑफ AC में यहाँ पे डिफरेंस है, तो दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। उसके अलावा एवरेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ
जो पीक वैल्यू होता है वो क्या होता है, और आरएमएस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू क्या होता है वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे देखो सारी प्रॉपर्टीज C=1/√μ0 और ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पे कोई चार्ज एक्सेलेटिंग चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट में है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। The dispersive power of a prism with respect to two colors, red and violet, is defined as the difference of the angle of two deviations to the mean deviation of the angle। यहाँ पे आप बता भी सकते हैं it is denoted by omega and omega is equal to this is delta v minus delta r minus delta v upon delta, where delta r is the deviation angle of red color, delta v is the deviation of violet color and delta is the mean deviation। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा बेटा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का इम्पॉर्टेंस क्या है, लिखा है पावर फैक्टर टेल्स अस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ पावर दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर दैट इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, सो बाय इंक्रीजिंग पावर फैक्टर वी कैन सेव द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सही लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को हम सेव कर सकते हैं पावर फैक्टर को जान करके कि पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारा कम आता है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एन ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस, और कौन सा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हमने यूज कर लिया, वहाँ से v की वैल्यू आ गई। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v/u होता है, वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपका आ गया। बच्चों यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में इसने गलती की है क्योंकि मैग्नीफिकेशन कॉन्केव मिरर का -v/u होता है और माइनस ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, लेकिन माइनस एक और लगेगा तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -3 आएगा। नेक्स्ट में है बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 में ड्रॉ ए कर्व बिटवीन मास नंबर एंड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। डायग्राम बनाया है लेकिन बच्चे ने ऐसे लेकर के ऐसे चला गया था, ये गलत है बेटा। हमने कई बार इस डायग्राम को आपसे डिस्कस किया है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा इस तरीके से। दूसरा इसने यहाँ पे 50 है बेटा और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे इसने 56 लिया है तो ठीक है। 56 पे आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ठीक है एक ग्राफ, लेकिन ये ऐसे बनाना है बेटा इस तरीके से, ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे गलत था। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में बेटा आपको चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, फोर्स गिवन है। चार्ज गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम जानते हैं F = KE Q1 Q2/r² होता है। यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना। इसके बाद सेक्शन सी को अगर हम देखें तो सेक्शन सी में है बेटा सबसे पहले स्टेट लेंज लॉ एंड हाउ इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ क्या होता है उसको डिस्कस किया। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कैसे होता है उसको डिस्कस यहाँ पे देखो किया है। ठीक है, दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया है। यहाँ पे मैग्नेट जा रहा है, मैग्नेट आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया। तो पहले इसने लिखा है कि आई इज द करंट flowing through the resistor in the time t and it generates heat h for a small time dt। तो टोटल हीट हो जाएगा I² R dt। सो DH = I0 sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। सो टोटल हीट वन टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे और ये टोटल हीट निकाल लिया। और H = अगर हम IRMS करंट लेते हैं तो टोटल हीट हो जाएगा IRMS² R इंटू टी हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से रिलेशन आपका आ जाता है। उसके बाद है कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो ये देखो डायग्राम बड़ा अच्छा दिखा रखा है यहाँ पे कि ये देखो इधर इस डायरेक्शन में करंट है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और नेट फोर्स जो यहाँ पे है वो F दिखा रखा है। तो ये सारा देखो एक्सप्लेन किया कि FMS क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन पहले निकाला है कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है
वो निकाला है, और टोटल फोर्स जो कंडक्टर है एल लेंथ का, इस एल लेंथ के कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा वो सारा यहाँ पे फाइंड किया गया है। सो एफ इक्वल टू आई एल भी आता है, इसको वेक्टर के टर्म में, क्योंकि फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो यहाँ पे एल और बी के ऊपर वेक्टर दिया है, तो यहाँ पे भी वेक्टर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी हम वेक्टर लिखेंगे, तो ये एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस भी यहाँ पे आंसर आएगा। उसके बाद है बोर एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है बोर का, ये देखो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, तो ये हो गया। सेकेंड पॉस्टुलेट जो है बेटा, पॉस्टुलेट 2 MBR इक्वल टू NH/2 अर्थात पॉस्टुलेट इक्वल टू EI माइनस EF इक्वल टू H इंटू न्यू है। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, बम्बार्डिंग ऑफ यूरेनियम फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द सन, और ये होता है बेटा एटम बम में यूज, ये होता है एटम बम में, और ये होता है हाइड्रोजन बम में यूज। यूरेनियम प्लस नाइट्रोजन, तो यहाँ पे पूरा दिखाना चाहिए था, यूरेनियम 235, नाइट्रोजन प्लस क्रिप्टन, बेरियम एंड 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे हमें मिलते हैं। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पे बताया गया है कि ये देखो यहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आया और क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, सरफेस के अलॉन्ग चला जाता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होता है तो अपने ही मीडियम में वापस आ जाता है। इसके कंडीशन लिखने थे, तो कंडीशन भी इसने बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। derive expression for state the basic postulate for distinguish with nuclear fission. What phenomenon of total internal reflection give the condition for its occurrence? तो पूरा कंडीशन भी यहाँ पे, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में लिखा है। उसके बाद है कि सो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा ई वी इक्वल टू कितना होता है, दिस इक्वल टू हाफ MV² होता है। सो दिस इक्वल टू ई वी अपॉन, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिया, और लेमडा इक्वल टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग H/mv होता है बेटा, यहाँ पे वी वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दिया। सो ये आंसर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ गई। उसके बाद वीटस्टोन ब्रिज है बेटा, यूजिंग किरचॉफ लॉ डिराइव द कंडीशन फॉर बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ठीक है। तो ये देखो वहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे करंट आई गया, यहाँ पे आई बन गया, तो आई माइनस आई बन गया, यहाँ से IG आया, तो ये सारा हो गया। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, और इस इक्वेशन को फिर यहाँ पे IG इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर जो इक्वेशन फाइनल आएगा उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये बैलेंस इक्वेशन हमारे यहाँ पे P/Q इक्वल टू R/S यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद है बेटा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है सभी को पता है। रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बोला है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, देखो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है बेटा, और यहाँ पे रेक्टिफायर को डिस्कस करके यहाँ पे डायग्राम भी, कितना अच्छा डायग्राम बनाया है इसने कि ये देखो दिखाया है यहाँ पे कि ये AC है बेटा, और 1 हाफ में आउटपुट मिल रहा है, 1 हाफ में आउटपुट नहीं मिला, 1 हाफ में आउटपुट मिला, 1 हाफ में आउटपुट नहीं मिला। तो बहुत अच्छा है इसने दिखा रखा है, इसमें नंबर कटने के चांसेस इसके नहीं हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए बेटा, गॉस लॉ है, गॉस स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये देखो पहले गॉस लॉ को डिफाइन किया गया है, ये लाइन चार्ज बनाया है यहाँ पे, और लाइन चार्ज पे चार्ज दिखाया है। चार्ज दिखाने के बाद हर एक जो इसके 3 सरफेस हैं, 2 सर्कुलर सरफेस है, एक और एक 2, और एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। हर जगह पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा करके वैल्यू फाइंड किया है, और फाइनली यहाँ पे इसका आंसर E इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R यहाँ पे फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर। तो एवरेज पावर देखो निकाला गया है, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर। तो सबसे पहले EMF जो होता है बेटा E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस फाई ले लिया, तो करंट इक्वल टू I0 sin ओमेगा t हो गया। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन स्मॉल वर्क डन इक्वल टू होता है E इंटू वी। सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू वी इक्वल टू वर्क डन। सो दिस इक्वल टू E हो गया और दिस इक्वल टू V हो गया, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वर्क डन, ठीक है। सो DW इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और जब ये आ जाएगा बेटा तो हमें निकालना है टोटल वर्क डन इन टाइम, मतलब एवरेज वर्क डन हमें निकालना है। तो ये एवरेज वर्क डन इक्वल टू 1 टाइम पीरियड में हमने निकाल लिया 0 से T टाइम में, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे, तो पावर इक्वल टू एवरेज पावर हमें निकालना, तो एवरेज पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो फाइनल पावर जो आता है, सो दिस इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले उसने बताया है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। हालांकि ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे ले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ये इस तरह से थोड़ा सा हम ले जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद ये देखो डायग्राम यहाँ पे भी बना रखा है, एंगल I हो गया, एंगल E हो गया,
ठीक है। और यहाँ पे इसने प्रूफ कर रखा है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में हम जानते हैं बेटा कि आई जो होता है ई के बराबर होता है, और ए इजकल टू जो R1 + R2 होता है, तो R1 R2 का अगर मान लें तो 2R हो जाएगा, तो R इजकल टू A/2 हो जाएगा। और आई और ई बराबर होता है तो I + I 2I इजकल टू A + डेल्टा एम, सो I इजकल टू A + डेल्टा एम हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो है μ इजकल टू sin A + डेल्टा एम/2 डिवाइडेड बाई sin A/2 हमारा यहाँ पे आता है।